अभी आप लोग इतने सारे दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें कोई भी फ़ोन को अगर हमें रिपेयर करना है तो हमें मॉडल को नहीं देखना है, हमें देखना है पावर सीपीयू कौन सी लगी है। आईसी बेस पे काम करना है। 90% हम आईसी बेस पे काम करेंगे तब जाके बात बनेगी। अगर हम मॉडल को देखेंगे तो सिर्फ करना ही करना होता है। अब रहेगी कि सर ठीक है आपने ये बता दिए, लेकिन हमें बॉल को काउंट कैसे करना है। ये जो आपने बता दिए हैं कि इतनी बॉल पे जानी चाहिए, तो हम काउंट कैसे करेंगे। तो जहां आईसी की डॉट होती है, इतना याद हो गया, ले हम याद हो गया, आपका 4 सप्लाई क्लियर हो गया। ले हम इतना याद हो गया, आपको 4 सप्लाई क्लियर हो गया। किसी भी फोन में ये आईसी लगी रहेगी, जहां डॉट होगी वहां से आपको डायलॉग सेट करना है। ले, एल ले, ई यानी एमएमसी, एस यानी एचएलडीओ और एम मतलब मोडेम। तो यहां से यानी जहां डॉट होगी वहां से। हेलो फ्रेंड्स, फेमस 7 मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आज आप लोग का। देखिए आज जो है नई आईसी के बारे में बताने जा रहे हैं। जो ये आईसी काफी सारे मॉडल में लग करके आ रही है और काफी लोग का कमेंट्स आया कि सर PM4250 का बूट सीक्वेंस बताइए। जो ये आईसी काफी सारे मॉडल में लग करके आ रही है, तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, किस कॉइल पे कितनी वोल्टेज आती है चार्जर लगाकर, ये पता नहीं होता है। और पता नहीं होने की वजह से जो है ना सर, हमें फॉल्ट फाइंड नहीं चल पाता है कि कौन सा लाइन में क्या खराबी है, क्या खराबी नहीं है। तो आज फाइनली PM4250 का बूट सीक्वेंस बनाने जा रहे हैं। तो इसका सीरीज बनेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जो कि ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 1 में जो है इसमें हम ये समझेंगे कि इस आईसी के पास, यानी ये आईसी जितने भी सारे मॉडल में लगी होगी, जितने सारे मॉडल में लगे होंगे, चाहे आपका ओप्पो डिवाइस में हो, चाहे आपका वीवो में हो, चाहे रेडमी में हो, चाहे इन्फिनिक्स में हो, इस आईसी के पास कॉइल जो लगी होगी इसके पास वो फिक्स रहेगी। और उन सारे कॉइल पे कितनी वोल्टेज आती है चार्जर लगाकर, आज सारे कंप्लीट समझेंगे इस पार्ट में। तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो है ना आप जो है रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट समझ सकें। सिर्फ रजिस्टर कैपेसिटर पढ़ लेने से और स्कीमेटिक पढ़ लेने से हमें रिपेयरिंग नहीं होता है। हमें रिपेयरिंग का मतलब ही होता है कि कौन सा आईसी कैसे काम करती है, उसके इनपुट क्या होता है, उसका आउटपुट क्या होता है। और सिर्फ हम हर वीडियो में ये चीज आपसे बोलते हैं कि सिर्फ हम एक आईसी, 2 आईसी, 3 आईसी को समझकर हम सारे फोन को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। वो हमें सारे फोन को समझने के लिए, फॉल्ट को फाइंड करने के लिए जो है जो आईसी अलग करके आ रही है, जैसे गिने चुने 8 से 10 आईसी हैं, 12 आईसी हैं, उन सारे 10-12 आईसी की आपको डिटेल जानना है। जो कि आप डिटेल जानने के बाद ही आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉइल पे क्या सप्लाई आती है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना आप देखिए कहाँ मिल रही है, ये नॉलेज कहाँ मिल रही है, जहां से ये सारे चीजें नॉलेज मिल रहे हैं। आईसी की चेकिंग कैसे कैसे करना होता है, डेढ़ में हमें क्या क्या करना होता है, आप उनसे जुड़े ताकि आपको वहां तक ले जा सकें, वहां तक आपके माइंड को ले जा सकें जहां तक जाना चाहिए। ठीक है, और तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये हमारी आईसी काम करती है। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि हम आप लोगों को ट्रिक भी बताएंगे कि इसको याद करने का तरीका, यानी आपको स्कीमेटिक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट स्कीमेटिक खोले ही कौन सी कॉइल किसके लिए है और चार्जर लगाकर कौन सी कॉइल पे वोल्टेज आएगी और वो किसके लिए कहां जाती है, ये सारे डिटेल्स में आपको समझ में इस वीडियो में आने वाला है। तो अगर इस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि अगर आपने हर वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया इनके होता है, तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, इससे क्या है कि मोटिवेशन मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये बैटरी कनेक्टर यहाँ पे हम बना चुके हैं। तो बैटरी की ये जो रेड वाली कलर है ये पॉजिटिव है और जो ये ब्लैक है ये नेगेटिव है। तो ये जो हमारा सबसे पहले जब आप बैटरी लगाएंगे तो बैटरी की वोल्टेज, डायोड, ये रिवर्स प्रोटेक्शन डायोड जो कि एनोड वाले ग्राउंड से है, कैथोड वाले पॉजिटिव से है। ठीक है, रिवर्स प्रोटेक्शन। और ये कैपेसिटर जो इसको फिल्टर कराने का काम कर रहा है। और ये लाइन जो है आपकी इस आईसी के अंदर चलेगी, चार्जिंग आईसी के अंदर, पीएमआई चार्जिंग आईसी
यहाँ पे इस आईसी के साथ कोई भी पीएमआई चार्जिंग आईसी लग सकती है, 632 भी लग सकती है, या इसके अलावा कोई और भी आईसी लग सकती है। तो चार्जिंग आईसी में कोई हमारा मैटर नहीं है, जो है हमारा है पावर और सीपीयू का खेल। ठीक है, पावर कौन सी लगी है, सीपीयू कौन सी है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चार्जिंग आईसी जब बैटरी की सप्लाई यानी 1 नंबर जब इसके अंदर जाएगी बैटरी की सप्लाई, तो 2 नंबर यानी सेकेंड नंबर क्या करेगी, ये स्विचिंग करेगी यानी वीपीएस सप्लाई बनाएगी। तो ये कॉइल से हमारे स्विचिंग करा करके वीपीएस, जो भी इस वीपीएस के लाइन में जो भी करंट और वोल्टेज इस आईसी से निकल रही है, ध्यान दीजिएगा इस आईसी से सिर्फ वोल्टेज नहीं, वोल्टेज के साथ साथ करंट भी निकलता है। तो जो भी इस आईसी से करंट निकल लिए 2, 3, 4 जो भी करंट निकल रहे हैं, और करंट के साथ साथ जो भी वोल्टेज है, उस करंट वोल्टेज को ये फिल्टर स्मूथ कराने का काम कर रहा है कैपेसिटर। उसके बाद यहाँ पे एक रिवर्स प्रोटेक्शन डायोड लगाया गया है, और ये वीपीएस सप्लाई बना करके ये वीपीएस की पावर जो है ना काफी सारे सेक्शन के अंदर जाती है, जैसे ऑडियो आईसी के अंदर, लाइट आईसी के अंदर, ग्राफिक आईसी के अंदर, पीओफओ के अंदर और पावर के अंदर काफी सारे ये वीपीएस सप्लाई जाती है। तो कैसे समझेंगे, जैसे मान के चलिए कि एक जनरेटर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके एक मोहल्ले में, आपके एक एरिया में एक ट्रांसफार्मर लगा है। वो ट्रांसफार्मर से जब भी हमारी जो भी उस ट्रांसफार्मर से करंट वोल्टेज निकल रही है, वही करंट वोल्टेज उस मोहल्ले में जितनी भी घर हैं उन सारे घर में करंट वोल्टेज जाता है। तो उसी तरीके से ये आईसी यानी चार्जिंग आईसी एक तरफ से आप ट्रांसफार्मर समझ लीजिए, जो इस ट्रांसफार्मर से ये निकल रही है, और ये ट्रांसफार्मर से जो निकल रही है, अब ये करंट वोल्टेज जहां जहां जानी चाहिए, यानी जहां जहां जानी चाहिए वहां वहां चली जाएगी, यानी जितनी भी घर में है वो घर में ये हमारे चली जाएगी। ठीक है, और जब हमारे ट्रांसफार्मर से 220 240 वोल्ट जब हमारे घर में आते हैं, तो फिर हम घर में मॉडिफिकेशन करते हैं। यानी आपका मान के चलिए घर हो गया, ठीक है ना, तो इस घर में यानी पावर आपका होम हो गया, ऑडियो आईसी होम हो गया, लाइट आपकी होम हो गया, तो ये हमारे इनपुट आ गया, ये यानी आपके घर में 220 वोल्ट इनपुट हो गया। लेकिन घर में हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी अगर किसी को 5 वोल्ट चलाना चाहिए तो हम चार्जर लगाते हैं उस 220 में, किसी अगर 12 वोल्ट की जरूरत होती है तो उसके लिए हम एडाप्टर लगाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे ट्रांसफार्मर से 220 आ रहा है, लेकिन उस 220 में हम क्या कर रहे हैं, अपने अनुसार उसको यूज में लाया जा रहा है। यानी हम चार्जर लगा करके 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट इस तरीके से हम गैजेट्स का यूज करके हम यूज कर रहे हैं। तो उसी तरीके से इसके अंदर इनपुट आ रही है इतना 3.7 से 4.2 चलने के लिए, बट इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन है। यानी कहने का मतलब है इसको चलने के लिए वीपीएस की सप्लाई आ गई है ना, ऑडियो आईसी के अंदर चली गई, लाइट आईसी के अंदर चली गई, लेकिन जब आउटपुट की बात होती है तो आउटपुट सर्किट के अनुसार वो निकालता है। जैसे इस आईसी का अगर हम बात करें आउटपुट में, तो ये अपने अनुसार सर्किट के अनुसार ये क्या होगा, आउटपुट निकलेगा। तो ये वीपीएस की सप्लाई काफी सारे जगह जाते हैं, जो इस लाइन में अगर शॉर्ट हो जाती है तो आपका फोन ऑन नहीं होता है। तो उसी तरीके से ये वीपीएस की सप्लाई ऑडियो, लाइट, ग्राफिक, नेटवर्क, पीएफओ यानी में जा ही रही है, साथ में ये वोल्टेज हमारे पीएम के अंदर जा रही है। और ये पीएम के अंदर जो जा रही है, फिलहाल मैं आपको डेट के लिए बता रहा हूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कैप लगे हैं, इस कैप पे आपका वीपीएच, इस कैप पे वीपीएच, ठीक है, इस कैप पे वीपीएच, इस कैप पे वीपीएच, यानी आपके सारे वीपीएच पावर हो करके तब जाकर के इस बॉल तक जा रही है, यानी इस आईसी की बॉल तक जा रही है वीपीएच की वोल्टेज, है ना। तो ये पावर और जो ये कॉइल है, इस कॉइल के बीच में जो कैपेसिटर लगे होते हैं, तो इनमें हमारे वीपीएस पावर आ करके इसके अंदर चली जाती है, यानी इन हो जाती है। तो जब इसके अंदर इन होती है तब जाकर के ये पावर हमारे कॉइल पे आउटपुट सप्लाई निकालती है। तो पहला हमारा वीवेट की सप्लाई इस आईसी के अंदर चली गई, और सेकेंड हमारे वीपीएस पावर बन गया, और यही वीपीएस पावर हमारे इस आईसी के अंदर इंटर हो रही है कैपेसिटर से होकर के, क्योंकि उस कैपेसिटर को क्या करे, उस करंट वोल्टेज को फिर से अगेन फिल्टर करें, जो भी करंट वोल्टेज है उसको स्मूथ करे, फिल्टर करे और आईसी को दे दे। तो जब इस आईसी के अंदर चली जाएगी तब ये आईसी क्या करेगी, आउटपुट निकालेगी। तो अब ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर आपका किसके लिए है, ये कैपेसिटर किसके लिए, ये कैपेसिटर किसके लिए,
ये भी हम समझेंगे। और यदि अगर यहाँ पे अगर हम कंफ्यूजन करते हैं, यहाँ पे अगर हम दिक्कत करते हैं, यहाँ पे अगर हम मिस करते हैं, तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, हमें जल्दी फॉल्ट फाइंड नहीं हो पाएगा। और यदि अगर आप चाह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कहाँ से एग्जैक्ट फॉल्ट है ये हमें पता चल जाए, तो ये हम मेरे साथ जुड़े रहिए। और जो भी इस पार्ट हम डालेंगे 4250 का सीरीज, उसको कंप्लीट देखें। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या करना होता है। ठीक है, तो इस आईसी के पास आपको यानी 4250 चाहे वो किसी भी मॉडल में लगी हो, आपको 8 कॉइल दिखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं 1, ये आईसी के यहाँ डॉट है, तो डॉट कहीं भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकती है। तो जहां डॉट होगी वहां से हम कॉइल की काउंट कर लेंगे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। यहां पे देख सकते हैं 8। तो 8 कॉइल लगी है। और ये 8 कॉइल किसके लिए है वो भी हम डिटेल्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये 8 कॉइल पे, यानी जब आप स्कीमेटिक से स्टडी करेंगे, जब आप उसके द्वारा रिपेयर करेंगे, तो आपको मिलेगा कि ये जितनी भी ये कॉइल लगी होती है सारा बक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बक हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, यानी जहां एस लिखा होता है उसको हम बक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 कॉइल है, तो यहाँ पे काउंट कर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं S1 यानी बक 1, S2, S3, S4 यानी बक 4, यहाँ पे देख सकते हैं S5 और ये S6, ये S7, ये S8। ये स्कीमेटिक से आपको पता चलेगा, पर कोई बात नहीं है। आपकी 8 कॉइल यानी 8 हमारी बक लाइन है यहाँ पे, और 8 कॉइल पे कौन कौन सी सप्लाई बनना चाहिए वो भी हम समझ लेते हैं इस वीडियो में कंप्लीट। ठीक है, तो अगर हम बक 1 की बात करें तो यहां देखिए बक 1 यानी S1, तो ये आपका बक पावर के लिए है, जो 0.8 की वोल्टेज बनेगी चार्जर लगाकर। और ये जो आपकी बक 1 है ये आपके सीपीयू के अंदर जाती है, यानी सीपीयू का ये सीपीयू के अंदर जो वोल्टेज आती है वो सीपीयू का पावर है। यानी ये जब पावर जाएगी सीपीयू के अंदर, बक का, कोर का, मॉडेम का, तब जाकर के हमारे सीपीयू बाकी सेक्शन को चलाने के लिए उसके अंदर जान आ जाएगी और प्रॉपर चलने लगेगी। ठीक है, तो ये बक 1 है। और इसी तरीके से ये बक 2 है। तो ये दोनों कॉइल जो है ये दोनों हमारा बक पावर के लिए है। ये दोनों कॉइल बक पावर के लिए S2 और S1, S2 और S1, तो इस पे आपको दोनों पे आपको चार्जर लगाकर 0.8 वोल्टेज दिखने को मिलेगा। और ये वोल्टेज तब निकलेगी जब आपके VPH इनपुट होगी। तो बक 1 और बक 2 के लिए यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगे हैं। यहाँ पे देखिए S1 यानी ये आपका बक 1 के लिए, यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपका VPH की वोल्टेज इस कैपेसिटर से हो करके जब आपका इस बॉल तक जाएगी, कितने नंबर बॉल, 48 नंबर बॉल पे जाएगी, तब जाकर के आपका बक 1 पे वोल्टेज दिखाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बक पे हमारी वोल्टेज नहीं आता है, तो हम सीधे आईसी चेंज कर देते हैं, और आईसी भी 2-3 चेंज करने के बाद भी फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको, अगर आप आईसी लेवल पे काम करते हैं, तो आईसी को उठाकर 48 नंबर बॉल पे आपको VPH पावर देखना है, जा रही है नहीं जा रही है, यानी यहां आ रही है, लेकिन क्या पता कि आपकी ट्रैक जो है यहां से कट हो गया और यहां तक नहीं जा पा रही है। तो जब यहां तक नहीं जाएगी तो आपका बक पे सप्लाई नहीं निकलेगी। उसी तरीके से S2, जब आपका S2 की वोल्टेज यानी बक 2 की VPH वोल्टेज जब तक इस बॉल तक नहीं जाएगी, तब तक आपका बक 2 यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनेगा। उसी तरीके से हर कॉइल पे सेम होता है कि जब तक VPH हमारा स्पेशलिस्ट यानी बक 7 के लिए, यहाँ पे देखिए ये बक 7 के लिए यहाँ पे इनपुट हो रही है। ठीक है, ये बक 8 है, यहाँ पे देख सकते हैं S7, तो ये बक 7 के लिए यहाँ पे इनपुट हो रही है 8 नंबर बॉल पे। ठीक है, तो जब ये हमारा VPH पावर इनपुट होगी तब जाके यहाँ पे कॉइल पे 2 वोल्ट बनेगी। ठीक है, तो आपको चार्जर लगाकर हमारे VPH की वोल्टेज बननी नहीं बननी है, और साथ में कॉइल और आईसी के बीच में जो कैपेसिटर लगे होते हैं बीच में, उन सारे कैपेसिटर पे हमारा वोल्टेज चेक करना होता है, VPH पूरा बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, ये चेक करना ही करना होता है। अब रहेगी कि सर ठीक है आपने ये बता दिए, लेकिन हमें बॉल को काउंट कैसे करना है।
ये जो आपने बता दिए हैं कि इतनी बॉल पे जानी चाहिए, तो हम काउंट कैसे करेंगे? तो जहां आईसी की डॉट होती है वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ये हो गया। अब इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 यानी 12 इंटू 12 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो बॉल है वो है 144, यानी टोटल जो बॉल है वो 144 है, यानी 144 है। ठीक है, 144 बॉल है। तो अगर आप जैसे ये है हमारी कितने नंबर, 8 नंबर बॉल, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर बॉल हो गया। ठीक है ना, तो 8 नंबर बॉल से हमारे ये वीपीएस पावर क्या हो रही है, इनपुट हो रही है। यहां से यहाँ पे आप देख सकते हैं वीपीएस पावर इनपुट हुआ, तब जाकर के S7 की सप्लाई यहाँ पे निकाल दी, यानी इस बॉल से हमारी आउटपुट निकाल दी। यहाँ पे आउटपुट है ये, ठीक है, ये क्या है, ये आउटपुट है। तो यहां से आउटपुट निकाली, इस कॉइल पे 2 वोल्ट बना दी, ये जिसे हम HLDO की सप्लाई 2 वोल्ट की होता है। तो हम इसके अगले पार्ट में ये बताएंगे कि ये 2 वोल्ट की सप्लाई बनकर कहां कहां जाती है, क्या काम होता है, क्या यूज में होता है, ताकि आप डेड मोबाइल को अच्छे से समझ पाएं और चेक कर पाएं। ठीक है, तो सारे कॉइल पे सप्लाई तब बनेगी जब हमारे वीपीएस पावर पूरा पूरा उस बॉल तक इनपुट हो रही हो। ठीक है, तो ये हमारा S3 यानी बक 3 के लिए इनपुट, ये S4 के लिए इनपुट। ठीक है, यहां पे अगर आप देखें S6 के लिए इनपुट, यहां पे अगर आप देखें S8 के लिए इनपुट, यहां पे आप देखें S7 के लिए इनपुट, तो यहां पे ये S5 के लिए इनपुट। तो यहां पे सभी कॉइल के लिए, यानी सभी कॉइल पे वोल्टेज तब बनेगी जब आपका हर कॉइल को सप्लाई निकालने के लिए वीपीएस इनपुट हो रही हो पर्सनली, यानी सेपरेट सेपरेट। यहां पे आपको यही दिख रहा है कि एक है लेकिन सेपरेट सेपरेट बॉल पे जा रही है। आप यहां पे देखिए सेपरेट सेपरेट बॉल पे जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से काउंट करना है। अब यहां पे 8 कॉइल मिलेगी, 8 कॉइल मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब सर ये बता दीजिए कि कोई ऐसा तरीका है जो अगर मैं बिना स्कीमेटिक खोले हम 8 कॉइल पे, कौन सी कॉइल पे कितनी वोल्टेज बननी चाहिए, कौन सी कॉइल पे कितनी वोल्टेज बनना चाहिए और वो किसके लिए होती है, अगर ये आपने कोई तरीका बता देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि बार बार स्कीमेटिक खोलना और देखना तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और सर तो मैं तो बिल्कुल स्कीमेटिक की भी नहीं जानता हूँ, लेकिन आप अगर ऐसे बता देते हैं तो और अच्छा होगा हमारे लिए। तो दोनों भाई लोग के लिए हम आपको तरीका बता रहे हैं कि बिना स्कीमेटिक खोले, और आपको यदि नहीं आता है तो आप कैसे, किसी फोन में आईसी लगी रहेगी तो आप कैसे सिर्फ आईसी को देखकर, सिर्फ आईसी को देख करके आप कैसे पता कर सकते हैं यार ये 8 कॉइल है, कोई बात नहीं है, ये कॉइल इसके लिए, ये कॉइल इसके लिए, ये कॉइल इसके लिए। चार्ज लगा के चेक करता हूँ सप्लाई बननी नहीं बननी है, और लाइन कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, और नहीं अगर लाइन शॉर्ट है तो पता चल जाएगा कि कौन सा लाइन से शॉर्ट है, एग्जैक्ट कौन सा लाइन से शॉर्ट है ये भी पता चल जाएगा। तो जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूं जहां डॉट होती है वहां से काउंट करना है। वो पहली कॉइल जो होती है डॉट के पास, ये LLDO की कॉइल होती है जो 1.3 की वोल्टेज बनती है चार्जर लगाकर। अब LLDO क्या काम होता है इसके हम अगले पार्ट में समझाएंगे, डोंट वरी, घबराइएगा मत। ठीक है, 1.3 LLDO की सप्लाई बनती है। उसके बाद जब सेकेंड कॉइल होती है, यानी LLDO के बाद जब सेकेंड कॉइल होती है, ये हमारी 1.1 की सप्लाई बनाती है, जो ये MMC और CPU को देती है ये वोल्टेज। ठीक है ना, ये वोल्टेज देती है CPU और MMC को, खासकर आप कह सकते हैं MMC के लिए वोल्टेज स्पेशल जा रही है। तीसरी कॉइल की बात करें तो ये HLDO, जो कि ये 2 वोल्ट की सप्लाई बनाती है, ये भी चार्जर लगाकर हमें दिखाई देता है। चौथी कॉइल की अगर हम बात करें, यानी 1 2 3, ये चौथी कॉइल की बात करें तो ये मॉडेम होता है। अगर आप इसके स्कीमेटिक में देखेंगे तो आपको ये MX के नाम से मिलेगा। ठीक है, मॉडेम। और पांचवी कॉइल की बात करें तो ये बक होता है, जो अगर आप स्कीमेटिक में देखेंगे तो आपको APC के नाम से मिलेगा, APC एप्लीकेशन प्रोसेसर। ठीक है, तो ये हमारा बक 1 है और ये बक 2 है। अगर हम नेक्स्ट कॉइल की बात करें, यानी यहां से तो ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, क्योंकि ये दोनों बक के लिए। 7 और 8 कॉइल की बात करें तो ये दोनों कॉइल कोर के लिए। अगर आप स्कीमेटिक में देखेंगे तो ये CX के नाम से मिलेगा, CX।
समझ गए, यानी कोर सप्लाई। तो इस पे कितनी आती है 0.8, बक पे कितनी आती है 0.8, यानी 0.8 से 1.2। इस पे आपके स्कीमेटिक में साफ साफ लिखा है 0.8 वोल्टेज आती है चार्जर लगाकर। तो ये याद कैसे करेंगे, यही तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है ना। अगर हम कोई और फोन देख लेते हैं तो उसमें 6358 लगी है, अब वहां पर भी 8-10 कॉइल लगी है, अब उन सारे कॉइल पे क्या वोल्टेज बनना चाहिए मुझे पता ही नहीं है। तो इसको याद करने के लिए सिंपल हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। देखिए ये आप लोग के लिए हम इतने सारे प्रोजेक्ट इस तरीके से हमने तैयार किए हैं ताकि आप जो है ना अच्छे तरीके से समझ पाए, अच्छे तरीके से समझ पाए। और क्या ना कि हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशन के साथ रहते हैं, खैर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसको याद करने के लिए तरीका क्या है, एल मतलब एलएलडीओ यानी लो एलडीओ, ई मतलब ये एमएमसी के अंदर सप्लाई जा रही है 1.1, तो यहां पे हमने लिखे हैं ले, एल मतलब एलएलडीओ, ई मतलब एमएमसी यानी एमएमसी में जाने वाली सप्लाई, तो ले एल ई यानी ले। और इसके बाद है एच एलडीओ, तो ये हो गया एच, और उसके बाद एच एलडीओ के बाद है एम यानी मोडेम, यहां हो गया एम। तो ले हम, अब ये ले हम आपको याद हो गया, ले हम याद हो गया, तो एल का मतलब एलएलडीओ, ई का मतलब एमएमसी में जाने वाली सप्लाई यानी वही 1.1 वोल्ट, एच का मतलब एच एलडीओ यानी 2 वोल्ट, एम का मतलब मोडेम यानी 0.8 वोल्ट। अगर आपको इतना याद हो गया, ले हम याद हो गया, आपका 4 सप्लाई क्लियर हो गया। ले हम इतना याद हो गया, आपको 4 सप्लाई क्लियर हो गया। किसी भी फोन में ये आईसी लगी रहेगी, जहां डॉट होगी वहां से आपको डायलॉग सेट करना है, ले एल ले, ई यानी एमएमसी, एस यानी एचएलडीओ और एम मतलब मोडेम। तो यहां से यानी जहां डॉट होगी वहां से आपको ये डायलॉग सेट करना है, ले हम, उसके बाद है बी मतलब बक, ठीक है। तो इसका हमने नाम रख दिया बस, यानी बीएस मतलब बस। तो ले हम बस, और बक के बाद है कोर, तो इसका नाम रख दिए चले, यानी सी का मतलब कोर, तो इसका चले, ले हम बस चले, ले हम बस चले। तो इतना याद हो गया, बी बस का मतलब हो गया आपका बक, और चले मतलब कोर। इतना याद हो गया आपको, ले हम बस चले, ले हम बस चले, तो आपका सारे सप्लाई याद हो गया। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें भी हमने एक डायलॉग शेयर किया था, ठीक है, कि एल एन एम बी बी जी सी एच, इतना याद हो गया, आपकी पूरी सप्लाई बन जाएगी। एल मतलब एलएलडीओ, एन मतलब नेटवर्क, एम मतलब मोडेम, बी मतलब बक, जी मतलब ग्राफिक, सी मतलब कोर, और एच मतलब एचएलडीओ, यानी ये 2 वोल्ट और ये 1.2 वोल्ट। तो ये डायलॉग याद हो गया ना, आपको स्कीमेटिक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आउटपुट होती है। तो आपकी मोडेम सप्लाई भी सीपीयू के अंदर जाती है ना, आपकी बक की सप्लाई भी सीपीयू के अंदर जाती है, कोर की सप्लाई भी आपकी सीपीयू के अंदर जाती है, और ये जो आपकी ये जो है एमएमसी और सीपीयू के अंदर जा रही है। एलएलडीओ की आपका इसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, एचएलडीओ भी ये भी थोड़ा हमारा अलग होता है, जो हम आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे। अब रह गया सर ठीक है, ऑलमोस्ट तो सेम ही लग रहा है जैसे इससे पहले आपने बताए थे सीआरबी में, बट इसमें चेंज क्या है। तो चेंज तो एक तो कॉइल नजर आ रही है, दूसरा चेंज क्या है, दूसरा सबसे बड़ी चेंज है जो ये आईसी जिस फोन में लग करके आ रही है और वो लाइन से फॉल्ट हो जा रहा है, तो वहां तक हमें नजर ही नहीं जा रहा है, और जाएगा भी कैसे दोस्त, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो क्या है अब इसके, तो जो ये मॉडेम की सप्लाई है ना, ये सीपीयू के अंदर तो जा रही है, साथ में ये पावर के अंदर भी जा रही है रिटर्न एलडीओ सप्लाई निकालने के लिए। ये मॉडेम की सप्लाई सीपीयू के अंदर जा रही है, लेकिन रिटर्न इस आईसी के अंदर जा रही है, जो एलडीओ सप्लाई निकाल रही है 0.6 वोल्टेज, जो वो बना करके अलग सेक्शन के अंदर जा रही है। तो घबराने का नहीं है, इसके हम पार्ट 3 तक बनाएंगे। ये पार्ट 1 है, आप देख सकते हैं PM4250। तो पार्ट 2 में हम समझाएंगे कि अब ये बक बनने के बाद
जो ये हमारा HLDO और LLDO और ये जो हमारा मॉडेम है, जो कह रहा हूं रिटर्न इसके अंदर जा रही है, तो कैसे जा रही है और क्यों जा रही है, किस पर्पज से जा रही है, ये सारे डिटेल्स समझेंगे। अभी आप लोग इतने सारे दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें कोई भी फोन को अगर हमें रिपेयर करना है तो हमें मॉडल को नहीं देखना है, हमें देखना है पावर CPU कौन सी लगी है, आईसी बेस पे काम करना है। 90% हम आईसी बेस पे काम करेंगे तब जाके बात बनेगी। अगर हम मॉडल को देखेंगे तो सिर्फ हमें सर खुजलाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए इंस्टीट्यूट में क्या है कि इंस्टीट्यूट में देखिए, कोई अगर इंस्टीट्यूट वाले भी देख रहे हैं तो आप बुरा ना माने, ठीक है। मैं कोई गुमराह नहीं कह रहा हूं मैं। देखिए अगर आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, अगर वहां पे आपको एक आईसी दो आईसी के बारे में अगर समझा रहे हैं, जो भी वे बता रहे हैं, तो आप उसको समझकर बाकी आईसी की डिटेल्स खुद बनाइए। क्योंकि देखिए टाइम नहीं होता है जो आपको हर आईसी की डिटेल्स समझाया जाए, ठीक है। वहां पे ये आपको खुद ही करनी पड़ती है। बट जो है ना, हम यही कहना चाहेंगे कि वो हम बनाए भी तो कैसे बनाए, क्योंकि बहुत जो है वो हम बताते ही नहीं है, यानी हम ये चीज दिखाते ही नहीं है कि देखो जी आपको आईसी अगर बेस पे काम करना है ना, तो आपको आईसी को समझना होगा, आपकी आईसी की सीक्वेंस समझनी पड़ेगी, तब जाकर के आप चेकिंग कर पाएंगे। 80% टेक्नीशियन भाई लोग को यही नहीं पता होता है कि अगर जिस 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 मॉडल का डायग्राम नहीं होता है तो हम दूसरे मॉडल का भी हम खोलकर उसके बेस पे हम रिपेयर कर सकते हैं, या फिर अभी हम जो बता फिक्स होता है ये भी नहीं पता। जैसे सीआरबी के पास 5 कॉइल हो, तो किसी भी फोन में सीआरबी अगर आईसी लगी है 5 कॉइल मिलेगी। तो आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि आईसी समझ लेंगे ना, आईसी की इनपुट कैसे होती है, आउटपुट कैसे होती है, कॉइल कितनी लगी होती है, उन सारे कॉइल पे कितनी वोल्टेज बनती है, तो हमें बहुत हेल्प होगा, खासकर डेड मोबाइल को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप जरूर कमेंट्स करके बताएं, और क्योंकि आपकी प्यार जो है लाइक और कमेंट से पता चलता है। तो ये काफ़ी कमेंट्स आया था, और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो बोले थे सर हम जिस एक्सपेक्टेशन से गए थे वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिल पाया, तो मैं सोच रहा हूँ सर आप ये चीज़ मुझे बताएं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, बेटर होगा, है ना। तो काफ़ी लोग का कमेंट्स आया इस तरीके से, तो मैं सोचा क्यों ना बनाएं। और मैं अपने आप को कोई हम नहीं समझ रहा हूँ, मैं बस यही है कि मैं सीख रहा हूँ और आप लोग को सिखा रहा हूँ, यानी मेरा एक जिद है कि मैं सीखूंगा और सिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं ऑनलाइन के भी जो फीस है ना काफ़ी कम रखे हैं, और कम फीस में हम ऑनलाइन के ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। सारे आईसी की डिटेल्स कैसे कैसे हमें चेक करना होता है, अभी तो खैर हम यूट्यूब पे 3-4 आईसी की डिटेल्स डाल चुका हूँ मैं। बाकी इसके अलावा काफ़ी सारे आईसी हैं, जैसे चार्जिंग आईसी हैं। तो जब सब आईसी की डिटेल्स समझ लेते हैं ना, तो दिमाग जो है ना हमें बहुत हल्का हो जाता है और मज़ा आता है चेकिंग करने में। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच। या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं